आज बारिश हो रही है बाहर, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था हमने एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ, आज हम बात कर लेते हैं। देखो, हमने कल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड वायर क्या पढ़ा था, एनर्जी डेंसिटी क्या था, 1/2 स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लोग स्प्रिंग से कनेक्ट कर लें। देखो, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में लोड के कारण फोर्स F लगा तो ऊपर क्या लगता है बच्चों, kx, ठीक है। तो F बराबर माइनस kx, माइनस क्या बताते हैं, इससे अपोजिट लग रहा है, तो मैं F बराबर क्या लिख लूं, kx लिख दूं। और जब हमने स्ट्रिंग के अंदर बात करी, ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे F की वैल्यू थी वो कितनी आई थी, YAL इंटू डेल्टा एल आई थी। अरे यंग मॉडुलस को क्या लिख सकते हो, F बाई ए डेल्टा एल बाई एल, तो F को हम ये लिख सकते हैं यहां से। हाँ, तो स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के केस में जो डेल्टा एल था हमारा, F किसके बराबर था, YAL इंटू डेल्टा एल के। X को मैं dx लिख दूं, कितना स्प्रिंग खींचा उसी को बोलते हैं dx, तो इसको dx लिख दूं मैं, ठीक है। हाँ, dl बोल लेते हैं, dl या डेल्टा एल लिख लो, डेल्टा एल लिखा हुआ है। तो मैं देखो ये दोनों F बराबर है ना, यहां से देखो YA बाई एल डेल्टा एल बराबर हो गया K इंटू डेल्टा एल के, डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल, तो F K किसके बराबर आ गया यहाँ से, YA बाई एल। इसे बोलते हैं स्टिफनेस, ठीक है। स्टिफनेस जो है के यंग मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टिफनेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। स्टिफनेस मतलब स्प्रिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को देखो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं आपके पास एनर्जी डेंसिटी के लिए, ठीक है। एनर्जी का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, यहाँ से 1/2 YA बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्केयर, कुछ ऐसे आया था हमारे पास ये वैल्यू। अरे ये वैल्यू आई थी ना स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, अरे यही आया था ना हमारे पास। चलो नहीं आ रहा समझ में, ये तो पता है ना। देखो एनर्जी इन द स्प्रिंग क्या थी बच्चों, 1/2 K इंटू डेल्टा एक्स का स्केयर लिख सकती हूँ, डेल्टा एक्स या डेल्टा एल जो भी लिखा हुआ है, K इंटू डेल्टा एल का स्केयर लिख सकते हो, बोलो। ये तो पता ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग क्या होती है, 1/2 KX का स्केयर। तो देखो K कितना है बच्चों, YA बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्केयर, ठीक है। अब इसको क्या करूं मैं, L से मल्टीप्लाई कर दूं, L से डिवाइड, क्या बन गया 1/2 Y A इंटू एल, ये A ये L, ये डेल्टा एल बाई एल का स्केयर, A इंटू एल क्या बन गया, वॉल्यूम, A इंटू एल क्या बना बेटा, वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आया, 1/2 Y इंटू स्ट्रेन का स्केयर, यही तो निकाला था कल। Y इंटू स्ट्रेन को क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस। एक बार नोट करो आप इधर से, एक बार नोट करिए यहां से एक बार, हो गया। हाँ, इधर से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, यहां से देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आया आपके पास 1/2 Y इंटू स्ट्रेन का स्केयर, और यह मॉडुलस स्ट्रेस या इलास्टिसिटी अपॉन स्ट्रेन, तो इसको आप लिख सकते हो y इंटू स्ट्रेन को स्ट्रेस लिख सकते हो,
बराबर हो गया बेटा स्ट्रेस के, ये बना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, y इंटू स्ट्रेन क्या बन गया स्ट्रेस, यहां से तक y इंटू स्ट्रेन एक साथ लिख लोगे तो स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन, तो वही आ जाएगा आपके पास यहां से। तो इस तरीके से स्प्रिंग से क्या है बच्चों कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्प्रिंग के केस में क्या लिख लोगे 1/2 k इंटू डेल्टा एक्स, के क्या है आपका वाई ए बाई एल, यंग मॉडुलस जो भी आप डिफाइन करो उस सिचुएशन में, इलास्टिसिटी बोल सकते हो आप वहां पे, क्या बोल सकते हो आप उसको इलास्टिसिटी, ठीक है। तो स्प्रिंग के केस में ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी इन केस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का क्वेश्चन आ जाए वहां पे तो ये याद रख लेना है। डेल्टा एल कैसे निकालोगे आपको पता है, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि के क्या हो जाएगा वहां पे वाई ए बाई एल, वाई मतलब इलास्टिसिटी कोई भी, या मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। बताइए हो गया क्लियर, नोट करिए जल्दी से एक बार। जल्दी से नोट कर लीजिए। रजिस्टर कहाँ रख दिया मैंने, एक मिनट में, अब देखिए अब बात करते हैं बच्चों थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। देखो जब हमने कहा था कोई वायर है उसकी लेंथ एल है, जब हम उसको हीट करेंगे तो एक्सटेंशन होगी उसके अंदर, लेंथ में चेंज आ जाएगा। तो एल डैश किसके बराबर निकाला था, एल इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कहाँ पे, थर्मल एक्सपेंशन में 7th यूनिट में। इसको ऐसे लिख सकते हैं एल डैश बाई एल, एल ये एल अंदर ले जाएंगे तो माइनस एल, एल इंटू एल एल्फा डेल्टा टी। एल डैश माइनस एल क्या है, नेट एक्सटेंशन इन द वायर, डेल्टा एल क्या है, एल एल्फा डेल्टा टी। ये कब था बच्चों, जब ये वायर थी फ्री थी, ये बंधी ही नहीं हुई थी, फ्री थी। इसको हीट करोगे इसमें चेंज आ जाएगा, फ्री एक्सपेंशन था ये। यहाँ पे ये चेंज कब था, जब आप बात कर रहे थे फ्री एक्सपेंशन की। लेकिन बच्चों ये एक वायर है, इसको आपने वायर के 2 पॉइंट, एक दीवार, ये दीवार इधर है, एक दीवार मेरे सामने, दोनों दीवार के बीच में एक सरिया लगा दिया आपने, ऐसे लगा देते हैं ना, हाँ एक बहुत बड़ा सरिया वायर मान लो उसको, ये लगा। अब आप इसको हीट करोगे तो ये दीवार अभी एक्सपेंशन होने के लिए फ्री नहीं है, ये दीवार इस पे क्या करेगी, कंप्रेशन। तो ये भले ही ऐसे झुक जाए लेकिन बच्चों ये सीधा एक्सपैंड नहीं हो सकता, क्योंकि दीवार इस पे क्या लगाएगी, कंप्रेशन, इधर से भी और इधर से, ठीक है। तो कंप्रेशन के कारण मान ले इसकी लेंथ कितनी थी बच्चों, एल थी पहले इनिशियली, इनिशियल लेंथ इस वायर की कितनी थी, इनिशियल लेंथ कितनी थी बेटा, एल थी, ठीक है। जब आपने चेंज करा इंक्रीज इन टेम्परेचर तो लेंथ में कितना चेंज आ गया, आना चाहिए एल प्लस डेल्टा एल, चेंज आना चाहिए फ्री एक्सपेंशन में, लेकिन बच्चों नहीं आया, क्योंकि कंप्रेशन, दीवार उसको कंप्रेस कर रही है, दीवार क्या कर रही है बेटा, उसको कंप्रेस कर रही है। यहां से जब दीवार इसको कंप्रेस करे तो कंप्रेशन कैसे निकालेंगे आप पे, यहाँ पे कंप्रेशन का आपके पास क्या तरीका रहेगा। तो देखो ये स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस यहां से कैसे निकालेंगे, तो देखो
यंग मॉडुलस क्या होगा बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को आप क्या लिख सकते हो, y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बना बच्चों यहां से स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, यंग मॉडुलस y इंटू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अब स्ट्रेन देखते हैं। पहले स्ट्रेन है बेटा डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अब डेल्टा एल कितना आपका, एल अल्फा डेल्टा टी। थर्मल एक्सपेंशन में चेंज इन लेंथ कितना आना चाहिए, एल अल्फा डेल्टा टी। तो एल अल्फा डेल्टा टी बाई एल, एल से एल है अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन, ये क्या है आपका, थर्मल स्ट्रेन कितना आया बच्चों, अल्फा डेल्टा टी। यह आया आपका थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस कितना बनेगा बच्चों, y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, क्या थर्मल स्ट्रेस। थर्मल फोर्स निकालना हो, थर्मल फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। अरे स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। क्या बन जाएगा, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा बेटा थर्मल फोर्स। ठीक है, हाँ एक बार अब आप बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड की। एनर्जी के लिए इतना लिखो, फिर बात करते हैं इसके लिए। एक बार एनर्जी के लिए लिख लो इतना जल्दी से। लिख लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने। अच्छा ठीक है, हाँ देखिए आगे देखिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहां से, ये देखो एनर्जी डेंसिटी क्या थी बेटा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इन द वायर। 1/2 स्ट्रेस क्या है बच्चों, ये रहा y अल्फा डेल्टा टी, और स्ट्रेन क्या है बेटा, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो 1/2 y अल्फा डेल्टा टी का स्केयर बन जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया 1/2 y अल्फा स्केयर डेल्टा टी का स्केयर। अल्फा क्या है बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 मीटर लेंथ में कितना चेंज होगा, उसे क्या बोलते हैं, थर्मल कोफिशिएंट। ये थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ाया था आपको मैंने। ठीक है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर 1 मीटर लेंथ में कितना चेंज होगा, कितना चेंज होगा, वो क्या कहलाता है, अल्फा। और अल्फा को आप यहां से निकाल सकते हो, डेल्टा एल क्या था, एल अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा को आप लिख सकते हो डेल्टा एल बाई एल, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहां से डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन लेंथ डिवाइड मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। क्या आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गया। न्यूमेरिकल लिखिए, देखिए इससे बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ देखिए, न्यूमेरिकल लिखिए बेटा।
क्वेश्चन है ए ब्रास रोड स्टील की लिख लो, ए स्टील रोड ऑफ लेंथ 8 meter and diameter 30 mm is fixed as shown in figure if temperature of the wire rise by 100 degrees Celsius, find the stress in rod if Young modulus 2 into 10 raised to the power 11 kilogram per meter square and alpha 12 into 10 raised to the power minus 6 per second per centimeter per degree Celsius per सेंटीमीटर। ठीक है, इसी क्वेश्चन का ए पार्ट है, ये बी पार्ट में लिखिए, ये ए पार्ट था। फाइंड द स्ट्रेस इन रोड if it is allowed to yield or expand by 2 mm। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का ए पार्ट देखो पहले, ये रहा ए पार्ट। फाइंड द स्ट्रेस इन द रोड। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस देखो, टेम्परेचर दे रखा है तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला था हमारे पास, थर्मल स्ट्रेस Y इंटू स्ट्रेन, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन कितना आया था मेरे पास, अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेस Y अल्फा डेल्टा टी, यंग मॉडुलस 2 into 10 raised to the power 11, अल्फा 12 into 10 raised to the power minus 6, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो आगे 24 इंटू 13 में से 6 गए 7, 10 raised to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये 10 raised to the power बच्चों 9 था शायद, मेरे ख्याल में गलत लिख गया, 10 और 9 है, ये ज्यादा चेंज आ रहा है इसके अकॉर्डिंग ना, 9। तो ये बना आपका 13 और ये 9 में से 13 में से 3 के 10 और 4 के आसपास चेंज आ जाएगा, इतना चेंज आ जाएगा इसके अंदर। हाँ ठीक है, ये चेंज भी ज्यादा, ये वैल्यू थोड़ी सी शायद मैंने इतनी ही लिख लो आप लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, बी पार्ट देखते हैं, इसको नोट करें एक बार। Find the stress in the rod if it allowed to yield or expand by 2 mm। वो कहता है, लिख लिया, ये लिख लिया सबने, लिख लिया। अब देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, कि अगर बी पार्ट में थोड़ा समझते हैं, देखो दीवार में ये फिक्स है, ऐसे ये दे रखा फिगर में, ऐसे फिक्स है। वो कहता है कि अगर दीवार इसको थोड़ा अलाउड कर दे तो ये 2 mm तक एक्सपेंड हो रही है। दीवार के अलाउड करने के बाद, वैसे दीवार अलाउड ऊपर कर, लेकिन दीवार अलाउड करने में चल तो थोड़ा सा एक्सपेंड हो, थोड़ी दीवार पीछे खिसक गई, थोड़ी कुछ भी लगा लो, दीवार ने थोड़ा उसको अलाउड कर दिया, तो कितना चेंज हो रही है वो, या मान ले हम लोग दो ऐसे मटेरियल के बीच में लगा जिनको हम थोड़ा खिसका सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो उस सिचुएशन में कह रहा है कितना चेंज हो गया आपके पास, कितने चेंज आया आपके पास 2 mm का।
तो वो फ्री एक्सपेंशन होता बच्चों तो स्ट्रेन आपके पास कितना हो जाना था, डेल्टा एल। लेकिन दीवार ने कंप्रेशन के कारण कितना चेंज करने दिया, सिर्फ 2 mm, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 mm, ठीक है, बाई एल। तो उसकी स्ट्रेन ये बन जाएगी। भाई दीवार ने कहा कि वैसे तो एक्सटेंशन डेल्टा एल होना चाहिए था, लेकिन दीवार ने उसको थोड़ा कंप्रेस करके रखा, बाकी बस कितने mm तक चेंज करने दिया, 2 mm तक, ठीक है। तो डेल्टा एल में तो स्ट्रेन कितना आया आपका, एस वैसे होना तो डेल्टा एल चाहिए था, लेकिन चेंज सिर्फ कितना हुआ, 2 mm का। तो ये क्या जाएगी नेट स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या थी बच्चों, y इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल माइनस 2 mm बाई एल, y इंटू डेल्टा एल क्या हो जाएगा, अभी लिख रखा है अल्फा डेल्टा टी माइनस 2 mm बाई एल। डेल्टा एल था बच्चों एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एल था एल अल्फा डेल्टा टी, तो एल आएगा यहाँ पे एल बाई एल, ये 2 mm बाई एल, ठीक है। तो स्ट्रेस बना आपका यहाँ से y इंटू एल से एल बच्चों कैंसिल, अल्फा डेल्टा टी माइनस 2 mm बाई एल। तो यह मॉडुलस है बच्चों 2 इंटू 10⁻11, अल्फा 12 इंटू 10⁻9, डेल्टा टी 100 माइनस 2 mm मतलब बच्चों 10⁻3, और एल लेंथ कितनी है 8 मीटर, ये दे रखी देखो, रोड ऑफ लेंथ 8 मीटर, ठीक है। हाँ बस इसको सोल्व कर लेना बेटा यहाँ से। तो ये बना 12 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये बना आपका 4 को क्या लिख सकते हो 1/4 को 0.25, 25 इंटू 10⁻3, तो ये बन जाएगा आपके पास ये 2 इंटू 10⁻11, 12 इंटू 10⁻7, और ये 25 की 2 जीरो हटाऊंगी तो नीचे जाएगा, ये ऊपर आके 10⁻5, ठीक है। इसकी 2 जीरो कम कर लो तो 0.12 बन जाएगा 10⁻5। हाँ तो 25 माइनस 0.12 करके सोल्व कर लेना। 25 में से 0.12 घटा दो, 8 9 में से 8 4 2, 2 इंटू 10⁻11, 24 गुणा 24.88 10⁻5। अब इसको सोल्व कर लेना आपस में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास मैं लिख देती हूँ आंसर, 50 इंटू 10⁻6, इतनी स्ट्रेस आ जाएगी। मतलब अभी इतनी स्ट्रेस दीवार ने वायर पर लगा रखी है। बताइए भाई आई बात समझ में नहीं आई, बोलो। आ गया मैं, नोट करिए, यस मैं नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। लिख लिया, साइड में जाते लिख लो। यस मैं। चलिए तो अब बात करते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी। फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी। affecting the elasticity, पहला है बच्चों हैमरिंग, और रोलिंग
हैमरिंग का मतलब बच्चों तो पीटना किसी चीज को, जैसे हथौड़े से कूटना किसी चीज को। तो अगर हम मटेरियल को हैमरिंग करेंगे तो मटेरियल छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ वायर है, पहले इतनी बड़ी उसको खींच सकते थे थोड़ा, अब जैसे रबड़ को मानते हैं, पहले रबड़ बड़ा था, बड़ा इजीली खींच लोगे, है ना, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर ज्यादा खींच लोगे उसको। अब वायर का बिल्कुल छोटा सा पार्ट कर दिया आपने, उसको खींचना बड़ा मुश्किल, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा छोटे से वायर को खींचने, तो छोटा सा है बिल्कुल, पकड़ने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है ऐसे, तो ऐसे उसको खींचने में फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। तो इलास्टिसिटी क्या होती है कि ज्यादा फोर्स लगाने पर हमें लेस कंप्रेशन मिले, चेंज कम मिले, वो मटेरियल क्या होता है, ज्यादा इलास्टिक। तो ड्यू टू हैमरिंग material are divided into small parts, ठीक है। ड्यू टू दिस इलास्टिसिटी इंक्रीजेस। तो हैमरिंग के कारण इलास्टिसिटी क्या होगी, इंक्रीज। इस केस में, इन दैट केस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। जब आप मटेरियल को हैमरिंग करेंगे तो उसके कारण इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। दूसरा है बच्चों एनेलिंग। एनेलिंग का मतलब द प्रोसेस वेयर मटेरियल आर ग्रेजुअली कूलिंग और हीटिंग। मटेरियल को धीरे धीरे क्या करते हैं और कूल करते हैं, पहले कूल करा, फिर पहले क्या करा, गरम करा, फिर धीरे धीरे ठंडा करा, फिर गरम, फिर ठंडा, इस तरह से ऐसी जो सिचुएशन होती है उसे बोलते हैं बेटा एनेलिंग। क्या बोलेंगे, एनेलिंग बोलेंगे उस प्रोसेस को, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ग्रेजुअली। हीटिंग और कूलिंग जिसमें क्या हो बच्चों, ग्रेजुअली हो, ठीक है, जिस पर उसे बोलते हैं एनेलिंग प्रोसेस, ठीक है। इन दैट केस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इस सिचुएशन में मटेरियल क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी आपके पास जिसके कारण मटेरियल में इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आप लिखिए इन दैट केस, due to this elasticity decreases. Crease is present here. Yes, sir. ओके, तेरी आईडी से कोई और आ रहा है इसलिए मैंने पूछा। चलो नोट करिए जल्दी से। हाँ, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग ग्रेजुअली ड्यू टू दिस इलास्टिसिटी डिक्रीज। क्यों हो रही इलास्टिसिटी डिक्रीज, देखो इसके कारण मटेरियल्स आपस में क्रिस्टल्स बना लेते हैं, मतलब कि जुड़ जाते हैं, उसमें तो टूटते हैं, और एनीलिंग के कारण मटेरियल आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसके कारण इलास्टिसिटी क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है आपके पास। आप लिख सकते हो एनीलिंग ड्यू टू annealing process, the formation of large crystal grain, ठीक है। ANNEALING, हाँ ठीक, ऊपर से लिखो एनेलिंग।
ठीक है, लार्ज क्रिस्टल ग्रेन, ठीक है, जिससे क्या बनेंगे, लार्ज क्रिस्टल बन जाएंगे। तो साइज बड़ा होगा, उसको मटेरियल को फोर्स, जैसे मेरे को बड़े रबड़ को खींचना ज्यादा ईजी है ना, फोर्स कम लगाना, कम फोर्स पर चेंज ज्यादा होगा, तो इसके कारण इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज, इलास्टिसिटी डिक्रीज। तो हैमरिंग के कारण क्या होती है बच्चों, इंक्रीज, और एनेलिंग के कारण क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज। ठीक है, नोट करिए। अब इसी के बाद बताओ कौन ज्यादा इलास्टिक है, वाटर या एयर। मैंने कहा उस मटेरियल को ज्यादा इलास्टिक कहते हैं जिस पर हम लोग ज्यादा फोर्स लगाने पर चेंज कम दिखाई दे, वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होता है। तो वाटर ज्यादा इलास्टिक है या एयर। देखो एयर को कंप्रेस करना इजी है एज कंपेयर टू वाटर, है ना, एयर को आप कंप्रेस कर सकते हो, वाटर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते इतने इजीली। तो वाटर की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एयर, लिख लो ये नोट डाल के, इलास्टिसिटी ऑफ वाटर, elasticity of water more than air, elasticity of water more than air, ठीक है। कुछ इसकी एप्लीकेशन होती है इलास्टिसिटी के बेसिस पे। देखो लंबे टाइम के बाद हम ब्रिज को अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि लंबे टाइम के बाद वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, ठीक है। इसी तरह से इसकी एप्लीकेशन देखो, इसके बेसिस पे हम कहते हैं कि आपके पास एक होलो पाइप है, एक सॉलिड पाइप है, जिसमें आयरन की मान लो, है ना, घरों में लगाते भी। एक तो होलो पाइप है, जैसे एक पाइप मान लो आयरन का होलो, और एक सॉलिड मान लो उतने ही मटेरियल का। तो किसको आप इजीली तोड़ सकते हैं, आप बताइए, होलो पाइप को या सॉलिड पाइप को, बताइए आप जल्द तक। होलो पाइप को तोड़ सकते हैं आप या सॉलिड पाइप को। मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। बोलो बेटा, अरे कुछ तो दो, होलो सॉलिड किस तो लिखो, होलो, होलो को इजीली तोड़ सकते हो, होलो को इजीली तोड़ सकते हो, मारना एक बार एक सॉलिड पाइप को लो और उसको दीवार में मारो, फट दे, फर्श पे मारो देख के। एक होलो इसमें सरिया ले लो और उसको मारो देख के, किसको कौन ज्यादा टूटेगा, होलो तो पिचक जाएगा और सॉलिड के टूटने के चांस आते हैं। बताओ तुम कैसे कह रहे हो होलो को इजीली तोड़ दोगे। अरे होलो को तो आप ऐसे करो तो पिचक जाएगा, ज्यादा करेगा तो उतने इसमें, और सॉलिड टूट जाएगा। अरे बोलो मैं बात गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ, बोलो तुम अपनी राय में बताओ, रिस्पॉन्स दो। Torque required to twist the hollow pipe more या solid pipe more। हाँ, होलो में ज्यादा रिक्वायर होगा। कैसे देखते हैं, तो हेडिंग डाली ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर। ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर, ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर क्या बच्चों, ये सिलेंडर है। जैसे आपने देखा होगा, जो बच्चे गांव के हैं वो थोड़ी मेरी बात को शायद इजीली समझ पाए, कि ऐसे पानी का मटका रखते हैं अक्सर गांव में बाहर एक स्टैंड के ऊपर, लोहे का स्टैंड होता है ना, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ देना, थोड़ा इधर कर देना, इस तरीके। जैसे स्टैंड था, इस वाले पार्ट को मैं ऐसे पकड़ के ऐसे ट्विस्ट कर दूं, मोड़ दूं, तो ये अपनी पोजीशन से इतना यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगी, ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन से, ये एक पाइप है देखो, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से है। मैं इसको अपनी पोजीशन से ट्विस्ट कर दूंगी, ट्विस्ट
कर दूंगी तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा यहां से। अरे बोलो हो जाएगा? अरे इसको मोड़ दो पकड़ के, तो ऐसे नहीं हो जाएगा इस पोजीशन से। तो ये जो एंगल बनेगा इसके साथ, इसे बोलते हैं फाई, सीआर एंगल, सीआर एंगल। क्या बोलेंगे इसको? फाई सीआर एंगल। और ये जो एंगल बनेगा कितना अपनी पोजीशन से जा रहा है, थीटा, इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग एंगल, ट्विस्टेड एंगल। भैया अपनी इस पोजीशन से कितना शेयर हो गया, और ये यहां से ट्विस्ट होके ये यहां आ गया, तो इस थीटा को बोलते हैं बच्चों ट्विस्टेड एंगल, और थीटा को, फाई को बोलते हैं सीआर एंगल। ठीक है। एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, और आर क्या है बच्चों? रेडियस। तो ये आर क्या है? रेडियस, यहां से यहां तक की जो बनेगी आपकी। तो इसमें जब हम वो निकालेंगे रिलेशन, हमारे डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो क्या निकालेंगे? एल फाई बराबर आर थीटा, एल फाई बराबर आर थीटा, एल फाई बराबर आर थीटा। देखो ये पोजीशन होती है हमारे पास, यहां से ये आर रेडियस, ये थीटा एंगल बना आपके दो पोजीशंस के बीच में, यहां से ये। ठीक है। हाँ, तो ये बना डीएल एलिमेंट, कितना वो ट्विस्ट हो गया, कितना वो पोजीशन से यहां से ये आर्क की तो बना रहा है एक तरीके से। देखो ये थीटा, क्या लिखोगे थीटा को? डीएल बाई आर क्या बना आपका? थीटा। तो डीएल क्या बन गया? आर डी थीटा। ठीक है। इसी तरह आप इधर से निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सीआर एंगल एंड ट्विस्टेड एंगल। आप याद रखेंगे आर थीटा इज इक्वल टू एल फाई, आर थीटा इज इक्वल टू एल फाई। तो यहाँ पे टॉर्क भी निकालते हैं बच्चों, टॉर्क का डेरिवेशन भी नहीं करना कि कितना इसको ट्विस्ट करने में कितना टॉर्क लगा, ये बीएससी में होता है। आपको सिर्फ यह याद रखना है, टॉर्क की वैल्यू होती है पाई नीटा आर की पावर 4 बाई 2l, पाई नीटा आर की पावर 4 बाई 2l इंटू थीटा एंगल। और टॉर्क बाई थीटा बन जाता है कपल। कपल जैसे हम ढक्कन को खोलते हैं ना, ऐसे ढक्कन को खोलेंगे ऐसे, तो कपल बनता है ऐसे दो एंगल्स के बीच में। तो बना सी से लिख देते हैं, तो सी बिना पाई नीटा आर की पावर 4 बाई 2l। ठीक है। तो इतना टॉर्क या कपल, बुक में ये टॉर्क लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी हमारी क्लासेस पढ़ेंगे तो कपल है वहां पे, कि उसको कितने एंगल तक कितना टॉर्क लगा वहां पे, तो आपको बस ये याद रखना है। ठीक है। अब मैं बात इस एक्सप्रेशन को यूज करूंगी फॉर होलो पाइप एंड सॉलिड पाइप के लिए, कि ट्विस्टिंग द कपल ऑफ होलो पाइप और सिलेंडर पाइप। तो किसके लिए टॉर्क ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, होलो पाइप के लिए या फिर सॉलिड पाइप के लिए? तो देखो होलो पाइप के लिए मान लो मैं टॉर्क लिख दूं पाई नीटा आर की पावर 4 बाई 2l, या कपल लिख लो थीटा। ठीक है। तो होलो पाइप के लिए ये आएगा टॉर्क, सॉलिड पाइप के लिए। अब ये पाइप होलो है, कोई पाइप होलो है, तो आप क्या कहते हो? ये इनर रेडियस r1 और ये आउटर रेडियस r2, यही कहोगे एक्सिस से। होलो में एक रेडियस इनर होगी और एक रेडियस कैसी होगी आपकी? आउटर। ठीक है। तो वहां पे जो रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पाई नीटा r2 की पावर 4 r1 की पावर 4 बाई 2l इंटू थीटा, क्योंकि उसमें इनर और आउटर रेडियस की बात करते हैं। सॉलिड में तो हमने एक रेडियस r की बात कर ली, सॉलिड पाइप में। तो अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये होलो ये आपका सॉलिड, तो टो होलो बाई टो सॉलिड। तो पाई नीटा बाई 2l थीटा, ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा? r2 की पावर 4 r1 की पावर 4 और नीचे बचेगा आपका r की पावर 4। ये बाकी सब फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? r2 की पावर 4 को r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर बाई r की पावर 4। अब देखो r2 में से r1 घटा दोगे तो मेरे पास ये वाली रेंज मिलती है, एक तरीके से मैं कह दूं सॉलिड रेंज। तो मैं ये मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे मान ले r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर किसके बराबर है? r स्क्वायर के। अप्रोक्सीमेट ये इनर और आउटर रेडियस का एवरेज सॉलिड स्फीयर की रेडियस देगा हमें यहाँ पे।
तो हम लिख सकते हैं इसको आर स्केयर इंटू R2 का स्केयर R1 का स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर इंटू आर स्केयर। आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल, क्या है टो होलो बाई टो सॉलिड, R2 का स्केयर प्लस R1 का स्केयर बाई R का स्केयर। तो देखो हमने क्या माना था इधर, एक बार नोट करो, एक बार इतना नोट कर लो, एक बार नोट कर लीजिए। कर लिया? अब देखो एक बार, टो होलो बराबर क्या आया, टो होलो बाई टो सॉलिड कितना आया, R2 का स्केयर R1 का स्केयर डिवाइड बाई R का स्केयर। आपने क्या माना कि R2 का स्केयर माइनस R1 का स्केयर R स्केयर के बराबर है। अरे है या नहीं है? तो देखो, तो R2 का स्केयर ये आपने मानना है, तो देन इफ देन आप क्या कह सकते हैं, R2 का स्केयर प्लस R1 का स्केयर ग्रेटर देन होगा R स्केयर के। भाई इनका डिफरेंस जब R स्केयर के बराबर, इनका सम तो R स्केयर से ज्यादा ही होगा, सम R स्केयर से क्या होगा, ज्यादा। बोलो ये मेरी ये बात समझ आई है नहीं यहाँ से दोनों? अरे ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ, रिस्पॉन्स दीजिए एक बार बेटा, बताओ एक बार। यस सर। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो, देखो ये फैक्टर ज्यादा है ना, है ना, आप यहाँ से ये बात कह सकते हो ना कि ऊपर वाला फैक्टर मोर है और नीचे वाला फैक्टर लेस है, ये बात आप कह सकते हो थोड़ी। तो ऊपर वाला फैक्टर मोर है तो मतलब टॉर्क फॉर होलो ज्यादा होगा टॉर्क फॉर सॉलिड से, और ऊपर वाला फैक्टर ज्यादा है तो टॉर्क फॉर होलो ज्यादा होगा किससे, आप लिख सकते हैं ट्विस्टिंग ऑफ ए कपल या टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर ट्विस्टिंग ऑफ ए कपल या टॉर्क required for hollow cylinder is more than solid cylinder। बोलो मेरी बात समझ आई बेटा, नहीं आई? कि होलो सिलेंडर को ट्विस्ट करने में ज्यादा टॉर्क लगेगा एज कंपेयर टू सॉलिड सिलेंडर। बताओ समझ आया नहीं आया? आ गया सबको? वेरी गुड।